आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और जो आपका चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पर्यावरणीय विधान या पर्यावरणीय कानून, मतलब एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस के बारे में। इसके पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 5, ध्यान से सुन लीजिए, इसके पहले हमने आप लोगों को टोटल चैप्टर नंबर 5 तक का हर एक टॉपिक एकदम अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। आप उसको देखकर अपना नोट्स भी अच्छी तरह बनाकर कंप्लीट कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिले। तो जो आपका चैप्टर 6 चल रहा है, इसमें से जो भी आज के बाद पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए जैसे आज हम कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे वाटर प्रिवेंटेशन के बारे में, ठीक, कि जल प्रदूषण से कैसे हम बचें, और ये सब जो है हम आपको अपने एप्लीकेशन पर भेज देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा एनवायरमेंटल स्टडीज का, ओके। तो आप लोग एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड जरूर कर लें, गूगल प्ले स्टोर से आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एकेसी टेक्निकल क्लासेज नाम से एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो चुका है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में हम आपको 15 से 20, मुश्किल से 15 या 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देंगे, ठीक है, जिससे आप पढ़कर आसानी से अपने एग्जाम में 45+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भरोसा है हमारे ऊपर, तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जो पहले पढ़ चुके हैं हमसे। उन लोगों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। हमने 15 से 20 क्वेश्चन दिया और सभी क्वेश्चन एकदम मैच हो गए आपके पेपर में। तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका पूरा सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हमारे चैनल पे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हो पा रहे हैं आप देख लीजिए और अपनी स्टडी करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का हर एक टॉपिक का वीडियो आपके हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लोग पूछते हैं सर वीडियोज़ नहीं मिल रहे, तो आप ऐसा काम कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पर ओपन कीजिएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट। उसमें सीरियल वाइज सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, जिसे पढ़कर आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। उस लेवल का उसमें आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। सो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस लेक्चर आपका हुआ था एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, उसमें हमने देखा था कि जो भी पर्यावरण को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी पर्यावरणीय जो हानिकारक गैसें हैं, उन सब से कैसे बचा जाए। तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट आपके लाए गए हैं, जिसमें आपका था कीटनाशक एक्ट के बारे में था, ठीक है। पहला आपका था कीटनाशक एक्ट के बारे में, दूसरा आपका था वन्य जीव संरक्षण एक्ट था, फिर आपका जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट था, वन संरक्षण अधिनियम थे, फैक्ट्री एक्ट थे। तो ये सब थे, लेकिन इसमें से सब आपको नहीं पढ़ना है, कुछ ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसे आप पढ़िए और अपने एग्जाम में अच्छा करके आइए, ठीक है। तो यहाँ पर चले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह फर्स्ट टॉपिक है आज की इस वीडियो का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। और बहुत दिन के बाद आपकी वीडियो भी आ रही है, ठीक है, बहुत दिन के बाद आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ का यह लेक्चर भी आ रहा है। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम और सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी ला सकें, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपका आता है वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, मतलब जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट। जो आपका पहला है, जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वह है आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप जल प्रदूषण जो निवारण एक्ट बताया गया था, नियंत्रण एक्ट है 1974, उसको डिफाइन कीजिए, या सीधे आपसे कहेगा फैक्ट्री एक्ट के बारे में बताइए। तो सब हम आपको बताएंगे यहीं पे। अगर आप मान लीजिए आगे जाएंगे अपने 5th सेमेस्टर में, जब आप अपने 5वें सेमेस्टर में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा IMED। क्या मिलेगा आपको? IMED। तो IMED में आप लोग इन सब के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे, इसलिए यहीं से आप प्रिपेयर होकर जाइए, नोट्स को तैयार करके जाइए। ये नहीं कि बस एग्जाम टाइम में 1 नाइट सीरीज पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, सीरियल वाइज आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो जो वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 था, इसके अंतर्गत क्या क्या नियम बताए गए थे, इन सबको हम यहाँ पर आपको बताते हैं।
सबसे पहले बता दें कि जो जल प्रदूषण निवारण एवं जो नियंत्रण एक्ट था यह 23 मार्च 1974 को पारित हुआ था। जो आपका यह एक्ट था वह 23 मार्च 1974 को लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो भी जल है आपका उसको संगठित करना और उसमें होने वाले प्रदूषण को रोकना। ठीक है, जैसे कि आप ही देख रहे हैं इस समय जल का मतलब दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हर चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर जल भारी मात्रा में गिरता रहता है, बहता रहता है। वो कहीं पर अगर इकट्ठा भी हो रहा है तो उसमें दुनिया भर के आप कचरा डाल देते हैं और जिससे वह प्रदूषित हो जाता है। लेकिन जब यह एक्ट लागू किया गया 1974 में तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो भी आपका जल है उसको इकट्ठा किया जाए और उसको प्रदूषण से रोका जाए। ठीक है, तो यह 1974 में लागू हो गया था। ऐसा कानून में भी वर्णित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग बिना मतलब का जल का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। आप लोग भी नोट्स को लिखते हुए आप लोग चलिएगा। इसमें लिखा गया है कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य पेयजल को संगठित एवं सुरक्षित रखना है। जो पीने लायक जल थे उनको एकत्रित करके उनका सुरक्षा करना भी इस एक्ट के अंडर में आता है तथा उसमें होने वाले प्रदूषण को रोकना भी इस एक्ट का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, आपको ये सब देखिए थियरी टाइप क्वेश्चन है, आप पढ़ के लिख सकते हैं। जल प्रदूषण के बारे में भी आप ऐसे लिखे होंगे अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, तो आप उसको आसानी से यहाँ वर्णित कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ जल का होना बहुत ही आवश्यक होता है, परंतु विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज, घर आदि से निकलने वाला कचरा स्वच्छ जल को प्रदूषित कर देता है। देखिए आपको पता ही है, हजारों घर से अगर कोई बस्ती है वहाँ से जल निकलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा तो होता है लेकिन उसमें दुनिया भर की गंदगी रहती है जिससे आपके मच्छर आते हैं, आपको काटते हैं, डेंगू की बीमारियाँ, मलेरिया ये सब आपको हो जाती हैं। तो ये सब आपके बॉडी को भी नुकसान करते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो जो जल का संरक्षण करना, जल को प्रदूषण से मुक्त करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि जल को इकट्ठा करना है और उसके होने वाले जो प्रदूषण है उसको रोकना है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत जल के स्रोतों में होने वाले प्रदूषण वाले तत्वों पर निगरानी रखना, उनको दूर करना तथा प्रदूषित जल को फैलाने वाले के ऊपर कार्रवाई करना इत्यादि प्रावधानों का भी वर्णन किया गया है। देखिए वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जल का अनर्गल यूज करते हैं और प्रदूषित करते रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। लेकिन जनता लापरवाह है इसलिए कानून भी लापरवाह हो गया है। जबकि इस एक्ट में लिखा गया है कि लोगों का जो ध्यान है वह जल को सुरक्षित रखना है, ऐसा नहीं कि जल को प्रदूषित करना है। अगर कोई जल प्रदूषित कर रहा है, जैसे कि जल में झाग वगैरह कचरा डाला जा रहा है, तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, जैसे नदी में झाग आ रहे थे तो किसी नेता या मंत्री ने कुछ कहा था नहाने के लिए, तो शायद जो कर्मचारी था वहाँ का वह अगले दिन खुद उस पानी से नहाया था। अगर आप रिसेंट में न्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो जो भी वहाँ प्रदूषण कर रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंदर में वह सब आता है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। जो यह एक्ट बनाया गया था इसमें आपके नेशनल लेवल पर भी सेंट्रल जो केंद्रीय है उसके अंदर प्रदूषण नियंत्रण के एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें यह नियम क्या होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, ये सब बताया गया था। वो अभी आगे हम देखेंगे। तथा बोर्ड्स के अधिकार एवं कार्य दिए गए। तो इस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में क्या क्या कहे गए थे, क्या क्या नियम बनाए गए थे, ये सब अभी हम आगे बताते हैं आपको। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत जो गठन होता है उसमें कार्य करने वाले सदस्यों की कार्यकाल कितनी होती है, तो वह 3 साल की होती है। बोर्ड विशेष कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है, जिसमें बोर्ड तथा बाहरी दोनों प्रकार के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं प्रचार प्रसार होता है तो उसमें कमेटी के लोग रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ आसपास पड़ोस के लोग भी उसका प्रचार प्रसार करने चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा इसमें भी होता है कि जो कमेटी बनी रहती है जल के प्रदूषण के रोकथाम के लिए, उसके साथ ही साथ लोग भी
सपोर्ट करते हैं उस कमेटी का। ठीक है, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिए। अगर आप एक बार वैसे सरसरी नज़र से पढ़ लेंगे तब भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, आप अपने एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय बोर्ड आपका गठन किया गया था उसका क्या कार्य होता है इसको समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा रहा है कि केंद्रीय बोर्ड का जो फर्स्ट कार्य है वो इसमें यह लिख रहा है कि जल प्रदूषण से संबंधित सभी आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट सेंट्रल बोर्ड द्वारा ही भेजी जाती है। जो केंद्र बोर्ड का काम है वो क्या करते हैं कि जल प्रदूषण से संबंधित जो भी आपके आंकड़े आते हैं बाहर से कि हाँ यहाँ पर इतना पानी लेवल है, यहाँ पर इतना प्रदूषण है, ये सब जो है यह सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ही वहाँ जल निगम के पास भेजी जाती है। जो भी जल निगम के कर्मचारी हैं वह सेंट्रल बोर्ड उन्हीं के पास ये सब रिपोर्ट भेजता है। सेकंड क्या कह रहा है कि संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना एकत्र एकीकृत एवं प्रकाशित करना। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जल प्रदूषित ना हो तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, उसका स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी देखा जाए कि कैसा है कैसा नहीं, इन सब को प्रचारित करना प्रकाशित करना भी सेंट्रल बोर्ड का ही काम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य बोर्ड्स का जल प्रदूषण जांच और शोध कार्य में सहायता प्रदान करना। जैसे कि ये आपका सेंट्रल बोर्ड है, एक आपका आता है स्टेट बोर्ड। ठीक है, एक आपका आता है स्टेट बोर्ड। तो क्या होता है जो भी स्टेट बोर्ड आपको पहले देगा, ठीक है, पहले स्टेट बोर्ड ही आपका आता है, जांच करेगा स्टेट बोर्ड हाँ क्या है, तो ये जो सेंट्रल बोर्ड होता है ये देखता है कि क्या यह सही है या क्या गलत है, इसका निर्णय भी आपका केंद्रीय बोर्ड ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि आपका सरकार की सहायता से जल में स्टैंडर्ड स्थापित करना। इसमें गवर्नमेंट की हेल्प से जल के एक स्टैंडर्ड को बनाया जाता है कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, पीने योग्य रहे, ये सब आपके सेंट्रल बोर्ड अर्थात केंद्रीय बोर्ड का ही काम होता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट अभी तक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का प्लेलिस्ट नहीं खोज पाए हैं, नहीं पा रहे हैं, वो हमारे चैनल पर जाएं या पहले वह यूट्यूब पर जाएं। यूट्यूब पर जाने के बाद वो सर्च करें, उसमें AKC टेक्निकल क्लासेज वो सर्च करें, AKC टेक्निकल डालेंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएँ। प्लेलिस्ट में आप लोग स्क्रॉल करते हुए एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एक प्लेलिस्ट होगी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एक प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करें। उसमें चैप्टर फर्स्ट से लेकर अभी तक का जितना भी वीडियो है वो सब देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, सभी वीडियोज आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, केंद्र बोर्ड के बाद आपकी बारी आती है राज्य बोर्ड की। किसकी? राज्य बोर्ड की। जैसे कि होता ये है कि केंद्र बोर्ड जो होता है वो तो अपना काम देखता ही रहता है, उसके साथ ही साथ राज्य बोर्ड की भी ये जिम्मेदारियां होती हैं कि उसको किस तरह से काम को आगे बढ़ाना है। तो इसका फर्स्ट जो होता है वो कह रहा है कि जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना। जैसे कि क्या होता है कि वाटर ट्रीटमेंट अर्थात जल उपचार के लिए इन्हें किस किस टेक्निक का यूज करना है जिससे जल आपका हमेशा सुरक्षित रहे, प्रदूषित ना हो और वह मेथड सस्ता भी पड़े, ताकि सभी को यह सुविधा मिल सके। तो ये काम होता है आपके राज्य बोर्ड का। सेकंड कह रहा है कि सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना। जो आपके सीवर बने होते हैं या जो आपके निकासी बने होते हैं जल की, उन सब का देखभाल करना कि कहीं पानी जमा तो नहीं हो रहा है। अगर जमा होंगे तो श्योर सी बात है, अगर पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है नालियों में तो वहाँ गंदगी तो फैलेगी। तो इन सब का निरीक्षण भी आपके राज्य बोर्ड का ही काम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना। जैसे क्या होता है जब वहाँ नए हम जैसे आप जैसे लोग इंजीनियर जाते हैं कि हाँ जल को हम इस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, तो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग आपका सेंट्रल बोर्ड करवाएगा, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो उसमें उन लोगों की सहायता आपका कौन करता है? राज्य बोर्ड ही करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडस्ट्रीज तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह की सज़ा या 10 या 5,000 तक जुर्माने का प्रावधान करना। देखिए जो भी आप जल को प्रदूषित कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर तो मान लीजिए कोई बात नहीं होती, लेकिन बड़े पैमाने पर जैसे नदियों में बड़ी बड़ी नहरों का पानी अगर प्रदूषित हो रहा है तो पहले उसके सोर्स को देखा जाता है। ठीक है, कि कहाँ से पानी प्रदूषित हो रहा है। अगर आप इस एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप जानते हैं कि कोई भी अगर फैक्ट्री आपकी खुल रही है, किसी भी फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, तो ज़रूर सी बात है वाटर तो आपका वहाँ से निकलेगा ही निकलेगा।
तो वाटर निकलेगा तो हो सकता है वो नदियों में आपका पानी जाए, नदियों में हो सकता है आपका पानी जाए, तो नदियों में जाएगा तो नदी का पानी क्या होगा, दूषित होगा। तो जो फैक्ट्री खुल रही है इसका एक अप्रूवल कराया जाता है, इसका क्या होता है, अप्रूवल करा लिया जाता है कि हाँ हम कोई ऐसा कचरा नहीं करेंगे जिससे वाटर प्रदूषित हो। अगर आप अप्रूवल कराने के बाद भी वाटर को प्रदूषित कर रहे हैं तो आपको 3 माह की सज़ा भी हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं, या 10 या 5,000 तक का जुर्माना भी आपको लग सकता है। ये एकदम कम से कम वैल्यू है, आप लाखों तक भी जुर्माना भर सकते हैं। ओके, तो केंद्रीय और राज्य बोर्ड के कार्य आपने यहाँ पर देख लिया, किसके माध्यम में, वाटर एक्ट में, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1974 के अंतर्गत आपने ये सब देख लिया। अब इसके बाद आपकी बारी आती है एयर प्रिवेंटेशन की, मतलब वायु प्रदूषण का निवारण और उसको कंट्रोल करने का एक्ट, जो कि लागू किया गया था आपका 1981 में। अब हम इसको आगे देखते हैं। तो देखिए जो आपका वाटर वाला था वो तो हो ही गया, अब आपका एयर में क्या होता है। अब एयर अगर मान लीजिए प्योर नहीं रहेगी, शुद्ध नहीं रहेगी, तो आपका पूरा एनवायरनमेंट ही खराब हो जाएगा। तो इसमें लिखा गया कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है, 1981 मतलब वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट 1981 के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन मतलब बताइए जो आपका जल प्रदूषण एक्ट था इसके निवारण करने के लिए, इसके कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सेंट्रल बोर्ड के कार्य होते हैं, क्या क्या राज्य बोर्ड के होते हैं, और ये होता क्या है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 या 4 ही आपके सिलेबस में पढ़ना है, एक वाटर का हो गया, एक एयर का हो गया, और एक आपका शायद फैक्ट्री एक्ट है या शायद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सिलेबस भी, जब आपका हम फर्स्ट चैप्टर मतलब इसका फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ा रहे थे इस चैप्टर का, तब आपको हमने वहाँ पर बताया था सभी एक्ट के बारे में, और ये भी बताया था कि कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और बता दें 1 से लेकर 5 तक के, मतलब 1 से लेकर अभी तक जितने भी वीडियोज़ हैं, आप जाइएगा चैनल पर, आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और सभी लेक्चर सीरियल वाइज टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे। एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है, आप उसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में आप अपना 100% देकर जरूर आइए। एग्ज़ाम टाइम में आपको बताएंगे कि आपको अपने एग्ज़ाम की कॉपी लिखनी कैसे है, डिप्लोमा के सेमेस्टर की कॉपी आप लिखेंगे कैसे, ताकि आपको जो क्वेश्चन ना आ रहा है उस पर भी आपको नंबर अच्छे प्रकार से मिल सके। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं। अब वायु प्रदूषण से क्या मतलब है। वायु प्रदूषण से तात्पर्य यह होता है कि वायुमंडल में ऐसी गैसें, ठोस एवं द्रव पदार्थों के कणों की मात्रा अत्यधिक हो जाना जो कि विषाक्त होती हैं। मतलब क्या होता है कि जो वायु प्रदूषण होता है वो कैसे होता है। वायु प्रदूषण मतलब क्या है कि वायु में हानिकारक गैसें, जहरीली गैसें आ गई हैं जिससे आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो ऐसी गैसें जिनकी मात्रा या छोटे छोटे कणों का जो वैलिडिटी है, छोटे छोटे जो कण हैं उनकी मात्रा अगर आपके एनवायरनमेंट में अधिक हो जाती है तो क्या होता है कि वह जीव जंतुओं, व्यक्तियों, पेड़ पौधों मतलब पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान करती हैं। अतः ऐसी गैसों को हम हानिकारक गैसें बताते हैं, और इनसे जो प्रदूषण होता है उसको हम वायु प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाया था जल प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के बारे में, 3rd चैप्टर में शायद था, तो आप वहाँ से ये सब लेक्चर भी देख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको वहाँ पर बताया गया है, वहाँ पर बस प्रदूषण के बारे में बताया गया। इस चैप्टर में उसके निवारण के लिए बताया गया है कि आप उसको दूर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हानिकारक गैसें आती हैं वह आपके ऑटोमोबाइल से आती हैं। ऑटोमोबाइल मतलब जो आपकी व्हीकल्स चलती हैं रोड पे, इंडस्ट्रीज से आते हैं, इन सब जगहों से आपके सब आते हैं। ठीक है, तो जो वायु प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी वह सन 1981 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना एवं वायु प्रदूषण को रोकना। तो देखिए जो जितने भी प्रदूषण आपके हैं उन सबको रोकने के लिए एक न एक एक्ट की स्थापना की गई थी। जल वाला आपका किया गया था, जल के प्रदूषण को रोकने के लिए 1974 में, वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए 1981 में एक्ट स्थापित किया गया। इस एक्ट का मेन उद्देश्य था कि वायु की जो क्वालिटी है, जो एयर की क्वालिटी है वह हमेशा बनी रहे, ठीक, जिससे आपका वायु प्रदूषण कम हो। तो ये हो गया आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके पहले जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज रहती है तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज और ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए और एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी साइट्स हैं वहाँ पर सब जगह आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ देखने को जरूर मिलती रहती हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्ले स्टोर हर जगह हमसे जरूर जुड़ जाइए और यूट्यूब पर ख़ास तौर पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। जो एयर प्रिवेंशन एक्ट था, इसका जो कंट्रोल करने का तरीका था, हम थोड़ा सा इसको भी आगे समझते हैं। अब देखिए क्या था, जो आपका एयर वाला एक्ट, आपका जो एयर प्रिवेंशन एक्ट लॉन्च किया गया, स्थापित किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि एयर की क्वालिटी को बनाए रखना, वायु को प्रदूषण मुक्त कर देना, यही था। तो इसके लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए। फर्स्ट क्या होता था, जो सेंट्रल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, कि सभी वायु प्रदूषण निवारण संबंधी गतिविधियों पर नज़र रखेगा एवं सभी मुद्दों को सुलझाएगा। जो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, इन्हीं दोनों बोर्ड का काम होता है किसी भी प्रदूषण की देखरेख करना। ठीक है, कि प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण घट रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इन सब की जानकारी आपके स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के माध्यम से ही होती है। तो कुछ इसी प्रकार से आपके एयर प्रिवेंशन में भी था कि सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों नज़र रखेंगे एयर के क्वालिटी पे कि कैसा है कैसा नहीं है, और उसको प्योरीफाई करने का तरीका ढूंढेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि लोकहित में अत्यधिक वायु प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए बिजली, पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं पर रोक लगा सकना। मतलब इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे कि अगर बहुत ज़्यादा आप लोग वायु प्रदूषण कर रहे हैं तो जो भी आपकी बिजली है, पानी है, इन सब पर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर एक प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अन्य भी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। जल प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, तब जब प्रकाश आपकी सूर्य की रोशनी आएगी तो वह वाष्पित होगा जल। ठीक है, तो जल में हानिकारक गैसें हैं, ठीक, तो हानिकारक गैसें जब वाष्पित होंगी तो आपके इन्वायरमेंट में जाएंगी। जब इन्वायरमेंट में जाएंगी तो उस तरह से वह वायु प्रदूषण का रूप ले लेंगी। तो एक प्रदूषण अगर बढ़ेगा तो पूरा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा। जैसे कि आप ओजोन परत के बारे में जानते हैं, ओजोन लेयर के बारे में, छोटा सा छिद्र हुआ था, धीरे धीरे वह छिद्र बड़ा हो जा रहा है, फिर उसको कवर किया जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब आपके एयर जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से हो रहा है, वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है। पेड़ों की कटाई हो रही है, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, तब एक पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, श्योर सी बात है। तो एक प्रदूषण अगर होगा तो उससे हजारों लोगों का नुकसान है, पूरे एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। इसलिए इन सब के रोकथाम के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका वायु की गुणवत्ता हेतु उचित स्टैंडर्ड बनाना भी केंद्रीय बोर्ड का ही जिम्मेदारी होता है। मतलब अगर एयर की क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो पता ही है आप बीमार पड़ेंगे, बीमारियां आएंगी। कोरोना तो आपका आया ही था, कोरोना के बारे में आप जानते ही हैं, कितना इफेक्ट डाल कर गया, लोग खड़े खड़े साफ हो गए, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होने लगी, सिलेंडर खत्म हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब प्रदूषण की वजह से है। ठीक है, तो इन सब की गुणवत्ता को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो काम सौंपा गया वह किसको सौंपा गया? सेंट्रल बोर्ड को। नेक्स्ट है कि वायु की गुणवत्ता हेतु तो विभिन्न प्रोजेक्टों पर रिसर्च के लिए फंड उपलब्ध कराना भी बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर हेडिंग डाल दिया था नियम, ठीक है, लेकिन आप उस नियम में लिख सकते हैं, सीधे लिख दीजिए कि स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड का कार्य, स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड के कार्य। ये हेडिंग में आप लोग डार्क कलर लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इसके लिए अलग अलग फंड स्थापित किए गए, ये सब भी बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है कि उद्योगों पर वायु प्रदूषण फैलाने का दोषी पाए जाने के उपरांत उनके ऊपर 6 माह से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है एवं 500 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना लग सकता है। देखिए मैक्सिमम जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही है वायु प्रदूषण के माध्यम से वो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से इंडस्ट्री क्षेत्र हो गया, ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो गया, तो वहाँ से आपका प्रदूषण फैलता रहता है। तो जांच किया जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ आपकी फैक्ट्री से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, और जो हमने एक्ट आपको पढ़ाया था, जो आपको हमने कॉपीराइट बताई थी कि इस लेवल से लेकर इतने लेवल तक आप कर सकते हैं प्रदूषण, इतना
मतलब मीडियम में रहेगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप दोषी करार कर दिए जाएंगे और 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, या आप 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी आप जुर्माना भरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका नियम, या सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड के कार्य एयर प्रिवेंशन एक्ट के लिए। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो एक्ट है वो है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, तो देखिए यही जो 3 हम आपको एक्ट पढ़ा रहे हैं, यही 3 जो है आपके सिलेबस में है, यही तीनों एक्ट जो हैं आपके सिलेबस में है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और इसके बाद यही आज का लास्ट टॉपिक भी होगा। इसके बाद जो आपका एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सब आपको हम आगे वीडियोज़ में बताएंगे। इसके पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे आप बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि 1986 में पारित किया गया। देखिए, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो सीधे व लॉन्च नहीं कर दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो इस एक्ट को 23 में 1986 में राष्ट्रपति से इसमें हस्ताक्षर करा लिया गया था। 26 में 1986 को यह राजपत्र में प्रकाशित किया गया और यह लागू किया गया था 19 नवंबर 1986 को। यह पूरे भारत में लागू कर दिया। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है वह भारत में लागू, पूरे भारत में लागू कब किया गया, तो आप कहेंगे 19 नवंबर 1986 में। ठीक है, ये हमेशा हर जगह देखेंगे तो हर जगह अलग अलग दिखाएगा, कहीं पर 23 में ही दिखा देगा, मतलब सन जो है आपका, ईयर जो है वो 1986 आपका रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था, अब भाई पर्यावरण का हम संरक्षण कर रहे हैं तो बताया तो पर्यावरण के बारे में गया होगा। तो क्या लिख रहा है इसमें, इस नियम के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि को सम्मिलित किया गया। अब देखिए, अभी तक आपने जल के बारे में पढ़ा, अभी तक आपने वायु के बारे में पढ़ा, तो ये सब क्या थे, ये सब एक स्पेसिफिक थे कि हाँ इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन्वायरमेंट की बात आ गई, जब यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट की बात आ गई, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की बात इसमें आ गई। ठीक, इसमें मनुष्य, जल, जीवन सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है, तो इस नियम में इन सबको वर्णित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि पर्यावरण का संरक्षण करना तथा उसमें आवश्यक सुधार करना। मतलब इनका जो उद्देश्य था इस एक्ट का वो ये था कि पर्यावरण को बचाना। ठीक, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां हो रही हैं तो उसको सुधारना, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करना। सेकंड है कि आपके पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना। पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना क्या होता है, इस एक्ट का मेन उद्देश्य ये भी था। ऐसा नहीं कि हाँ बस आपको काम सौंप दिया गया आप उसकी जिम्मेदारी ना लें, जिम्मेदारी है उसको निभाइए, उसको पूरा कीजिए। घर से आप बाहर पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी होती है उसको बनाए रखने के लिए यह एक्ट आपका स्थापित किया गया था। इसके बाद आपका आता है मानव, प्राणियों, जीवों इत्यादि को वायु प्रदूषण एक्ट से होने वाली समस्याओं से बचाना। तो वही सब हो गया, जितने भी जीव जंतु हैं सब पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा जब पूरे एनवायरनमेंट की बात हो गई। तो इन सबको बचाने का काम भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में वर्णित किया गया था। ठीक है, अब इस एक्ट के कुछ रूल हैं। ठीक, जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था इसके कुछ रूल थे जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। कुछ लोग तो नोट डाउन करना भी शुरू कर दिए होंगे, अरे समझ लो, बताना तो है ही, बताएंगे तो ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे। फर्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करना, जैसे कि एयर की अलग क्वालिटी होती है, वाटर की अलग क्वालिटी होती है, ठीक, और आपकी ध्वनि की अलग क्वालिटी होती है। तो सबका एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, सबका अलग अलग लेवल होता है कि जैसे आप सुनते हैं कि इतने आवृत्ति तक, इतने फ्रिक्वेंसी तक हमारा कान सुन सकता है, ठीक है, ध्वनि को। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है एनवायरनमेंट में, जैसे कि क्यूबेल शायद होता है आपका, इसको हम जब वर्णित करते हैं प्रदूषण को, इसमें क्या होता है कि अगर जब आप भी कोई स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि हाँ इतने लेवल तक हमें होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो वह हानिकारक हो सकता है। तो इन सब को निर्धारित करता है यह एक्ट। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि इसके अनुसार कोई भी उद्योग स्टैंडर्ड से अधिक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि अगर आपको कोई स्टैंडर्ड दे दिया गया है, ध्यान सुन लिया, हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर बताते हैं। जैसे क्या हो गया है, आपको 8 घंटे काम करने पड़ रहे हैं और इस 8 घंटे में आप पा रहे हैं, इस 8 घंटे में आप पा रहे हैं कितना, मान लीजिए 20,000 रुपये पा रहे हैं, ठीक है, 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं। और आपके लिए ये भी है कि अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा ओवर वर्क करते हैं तो आपको 1,000 रुपये और मिल जाएगा, ठीक है, ठीक, या 2,000 मिल जाएगा, तो आपका टोटल 22,000 हो जा रहा है। तो स्टैंडर्ड है कि, और ये भी नियम आ जाए कि मात्र आप 2 ही घंटे एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, 2 ही घंटे आप ओवर टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक कंपनी का स्टैंडर्ड है, ठीक, जो आपका पारित कराया गया है बोर्ड से कि 2 ही घंटे हम अपने वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम करा सकते हैं। अगर वह तीसरा घंटा काम करना शुरू कर दिया, मतलब आप उसके स्टैंडर्ड्स को, उसके नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्ट जो है यह देखता है कि स्टैंडर्ड से अधिक अगर कोई उद्योग उत्सर्जन कर रहा है, ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर अगर हम आगे बात करें, अगला कह रहा है कि वायु प्रदूषण, अगला कह रहा है कि वायु प्रदूषण से को प्रभावित या प्रदूषित करने वाले कारकों के लिए उचित सुरक्षा कवच का निर्माण करना। जहाँ भी देखें आप, जिस सोर्स के माध्यम से एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है उस सोर्स को बंद कर देना या सुरक्षा कवच बना देना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस नियम का पालन न करने पर 1 लाख रुपए तक का दंड या 6 महीने से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। अभी तक तो सबके लिए कम था, लेकिन जब आप पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या होगा, 1 लाख रुपया तो भरिए या जेल काटिए 5 साल तक, तो इसके लिए यह दंड था। नेक्स्ट आपका है, यह अधिनियम लोकहित में अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों को बंद भी करवा सकता है। अभी तक था, चलिए आप माफ़ी मांग लेते, चलिए सर हम चला ले रहे हैं, आगे से नई गलती होगी, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहेगा अगर यह एक्ट, तो भाई आपका जो आपका फैक्ट्री है वह आपका बंद भी हो सकता है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियोज में हम आपको एनजीटी के बारे में बताएंगे, एनजीटी आपकी क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसके बाद आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका EIA, ठीक है। EIA मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसे पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन आप कैसे करेंगे, ये सब हम आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं एनवायरमेंट स्टडीज़ का, वो लोग प्लेलिस्ट ओपन कर लें, अपनी स्टडी शुरू कर लें, और एग्ज़ाम के टाइम में हम 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, जिसे आप पढ़िएगा और एग्ज़ाम में अपना 100% देकर आइएगा। सभी क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन पर ही दिए जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई चार्ज आपका नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।